गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारी मेटल जो होती है वो पाई कहाँ जाती है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने मेटल की सारी रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्शन, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने देख चुका है। तो अब हम क्या देखेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मेटल को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्योर फॉर्म में निकालते हैं। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो मेटल है ये रहते कहाँ हैं, इनका घर कहाँ है, कहाँ जाने पर हमको ये मिलते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या लगाएंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। सबसे पहले आपकी हेडिंग होनी चाहिए अक्वेरेंस, यानी कि ये मेटल जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स आप लोग देखे होंगे घरों में गोल्ड होता है, आपके सिल्वर होता है, आयरन तो आप देखते ही होंगे बेसिकली यूज होता है। तो ये सारी मेटल आखिर कहाँ पाई जाती है, आपके मन में भी क्वेश्चंस कई बार एराइज हुए होंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि ये मेटल जो पाई जाती है, मोस्टली हमारी जो मेटल होती है वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। मोस्टली मेटल जो पाई जाती है वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना डियर, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी धरती है, इसके अंदर, इसकी सतह में, इसकी सरफेस में जब हम थोड़ा सा नीचे क्या करते हैं, खनन करते हैं या खोदते हैं, तो वहां से हमको मेटल मिलती है। अब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाके खोद दीजिए और मेटल मिल जाएगी। मेटल मोस्टली जो पाई जाती है कहां से पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट से। और कुछ मेटल जो हमारी है वो कंपाउंड फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे कि कुछ कंपाउंड है उसमें थोड़ी सी अमाउंट में मेटल पा गई। और कुछ जो मेटल है वो हमारी सी वाटर में भी पाई जाती हैं। सी वाटर में कौन सी मेटल पाई जाती हैं, जैसे हमारा हो गया NaCl, आप सभी इससे परिचित होंगे। NaCl का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि साल्ट है, जो नमक हम लोग यूज करते हैं, जो घरों में आपके सब्जी बनती है ना, वो ये नमक वही है। तो अब इस नमक में ये मेटल छुपी हुई है, कौन सी मेटल, सोडियम। तो कुछ मेटल हमारी सी वाटर में पाई जाती है और मोस्टली अर्थ क्रस्ट में। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि मेटल हमारी पाई कहाँ जाती है। अब ये तो ठीक है, क्लियर हो गया किस फॉर्म में पाई जाती है। तो मैंने कहा जो मोस्टली मेटल हैं वो हमारी कंबाइन फॉर्म में पाई जाती हैं, कंपाउंड फॉर्म में पाई जाती हैं, और कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कौन सी मेटल हमारी कंपाउंड और कंबाइन फॉर्म में पाई जाती हैं और कौन सी मेटल हमारी फ्री स्टेट में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैंने पढ़ाई थी, ऐसे था हमारा। और ऊपर जो हमारे मेटल थे वो टॉप रिएक्टिव थे, मोस्ट रिएक्टिव थे, नीचे जो थे वो लीस्ट रिएक्टिव थे। तो नीचे वाले जितने मेटल हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, जैसे हमारा हो गया सिल्वर हो गया, हमारा गोल्ड हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लीस्ट रिएक्टिव है। इनको हम नॉर्मल फ्री स्टेट में पा सकते हैं। जैसे आप सोना देखे होंगे, सोना किसी से रिएक्शन तो नहीं करता ना, बहुत दिनों बाद उसमें कोरोजन लग सकता है, समझ रहे हैं ना। चांदी पे तो कभी कोरोजन, वो भी बहुत दिनों बाद। लेकिन वही बात करें अगर यहाँ पे जो मेटल होते हैं, जैसे हमारे सोडियम है, तो ये O2 की उपस्थिति में आते ही ये आग लगा देते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। तो ड्यू टू इट्स रिएक्टिव नेचर इट डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। बट बात करें अगर सिल्वर की, गोल्ड की, तो ये सारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा एक्वेरेंस, ये कहाँ पाए जाते हैं और किस स्टेट में पाए जाते हैं, और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके जो फॉर्म होते हैं, यानी कि एक बड़े से अमाउंट में, ये थोड़े से अमाउंट में पाए जाते हैं। यानी इनफैक्ट अगर बोलें कि ये हमारा पूरा वो स्थान है जहाँ पे मेटल है, तो इतना इतना कहीं अमाउंट, इतना इतना कहीं हमको मेटल मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स मिनरल। ये मिनरल में पाए जाते हैं। अब आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि सर मिनरल क्या है। बस केवल आप समझ लीजिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे इस जितने टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी पूरी नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दी, और हैंड रिटन नोट्स है। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगी, जो लेक्चर यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसी की नोट्स आपको मिलेगी। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की मिनरल्स क्या है, तो ऐसे कंपाउंड, हमारे ऐसे सब्सटेंस जिसमें मेटल और उसके कंपाउंड पाए जाते हों, यानी कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ये हमारे कौन से सब्सटेंस होते हैं, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ये नेचुरली पाए जाने वाले वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप में कंसिस्ट किए होते हैं। किसको, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट मेटल, जो कि कंसिस्ट किए होते हैं अपने आप में मेटल को। कौन सी मेटल, यही सारी मेटल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में मोस्टली एलिमेंट हमारे क्या है, मेटल है। अब मेटल के बारे में यार तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पढ़ाया था, कितना अच्छा सा आपको ट्रिक दिया था, वो ट्रिक तो याद ही होगा। और नहीं याद है तो पहले मैं बोल दे रहा हूँ, ये वीडियो पॉज करिए और जाइए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज वाला वीडियो देखिए। जब तक वो नहीं याद होगा आप साइंस में बहुत ही अच्छे से केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें कि मिनरल्स क्या है, तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस
सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट मेटल एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि मिनरल्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट से नेचुरली पाए जाते हैं, जिसमें मेटल और उसके कुछ कंपाउंड होते हैं, मेटल एंड इट्स कंपाउंड। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मिनरल क्या है। मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट मेटल एंड इट्स कंपाउंड, यानी एक नेचुरल फॉर्म में पाए जाने वाला सब्सटेंस है, पदार्थ है, जिसमें मेटल के कुछ अमाउंट और उसके कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो यानी कि ये अकोरेंस कहाँ से हुई? अर्थ क्रस्ट से सी वाटर थे, तो ये मिनरल्स भी कहाँ पाए जाएंगे? सी वाटर और अर्थ क्रस्ट में। अब बात करते हैं कि सर और वर्ड बहुत यूज होता है, ये और वर्ड का मतलब क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, और एक प्रकार का फॉर्म है मिनरल का ही। और क्या है? एक प्रकार का मिनरल है, एक प्रकार का क्या, इनफैक्ट ये मिनरल ही है। तो और मिनरल में डिफरेंट क्या है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड और। तो देखिए ध्यान से, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट मेटल एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड मिनरल। ठीक है, अब और क्या है? और वो है यानी कि दोज minerals from which we can easily obtain metal। आप सोचेंगे इसका क्या मतलब है, मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और वो मिनरल हैं जिस मिनरल से हमको कम खर्च में सस्ते तरीके से और आसानी से मेटल मिल जाए, क्योंकि जो मेटल है वो मेटल कंपाउंड के फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में मिनरल में पाई जाती है। अब कुछ देखो, मिनरल में मेटल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जिसमें हम कम खर्च से और आसानी से मेटल पा सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर कम खर्च से आसानी से क्या मतलब? अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास ये कोई मिनरल है, कोई क्या, ये ढेर सारा हमारे पास मिनरल है, और इसमें कहीं 1 ग्राम, मान लीजिए 1 ग्राम हमारा गोल्ड है। अब इस 1 ग्राम गोल्ड को निकालने के लिए इस मिनरल से बहुत सारी प्रोसेस होगी जो कि हाईली एक्सपेंसिव होगी। अब पता चले कि इस प्रोसेस को करने में लग गया हमारा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, और ये जो हमको गोल्ड मिला इसकी कीमत है मान लीजिए 1,000 रुपये। तो एक बात बताइए, 10,000 लगाकर 1,000 रुपये का काम मेरा बन रहा है, तो ये हम क्यों करने जाएंगे? तो नॉर्मली जो जितने भी मिनरल होते हैं उसमें मेटल का अमाउंट होता है, बट और क्या है, वो मिनरल जिससे हम मेटल को सस्ते में आसानी से प्राप्त कर सकें। यानी कि अगर और की डिफिनीशन आ गई तो दोज मिनरल फ्रॉम व्हिच वी कैन ऑब्टेन मेटल बाय वेरी इजीली आर लीस्ट प्राइस, जिसको हम बहुत ही आसानी से कम प्राइस पे कर सकते हैं, ऑब्टेन मेटल को पा सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मिनरल्स क्या है और क्या है। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन व्हिच मेटल एंड इट्स कंपाउंड इज फाउंड इज कॉल्ड मिनरल, यानी कि ऐसे नेचुरल प्राप्त हुए सब्सटेंस जिनमें मेटल और उसके कंपाउंड पाए जाते हैं वो मिनरल हो गए। और ऐसे मिनरल, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मिनरल जिससे कम खर्च में हम मेटल को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कम खर्च करके हम मेटल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, व्हिच इज कॉल्ड ओर। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि मेटलर्जी क्या है। एक बार फिर से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि मेटलर्जी एक प्रोसेस है, मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी मिनरल से या किसी भी ओर से उसके मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी वेरियस प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन ऑब्टेन मेटल इन प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर। किसी ओर से मेटल को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है व्हिच इज कॉल्ड मेटलर्जी, और इस टॉपिक पे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है? मेटल को उसके ओर से प्योर फॉर्म में निकालना ही क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो आई होप ये बोर्ड पे जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम लोग देखेंगे कि आपके सिलेबस में जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है वो कैसे कैसे होती है, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्शन है मेटल का ये डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी पे। अब जो फ्री स्टेट में है वो आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, जो हमारे कंबाइन स्टेज में है, जैसे हमारे मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे हमारा जिंक हो गया, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें जो यहाँ पे होंगे इनको निकालने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं को निकालने में होती है। और ये जो हाई रिएक्टिव है इनके लिए अलग प्रोसेस है, और ये जो लीस्ट रिएक्टिव इनके लिए अलग प्रोसेस। तो इन तीनों के हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे कि मेटलर्जी कैसे करते हैं, किस प्रोसेस द्वारा,
कितने स्टेप में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को। तो बहुत ही आसान है माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम उस फ्लो चार्ट को देखते हैं और एक एक टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी मेटलर्जी में यूज होने वाले सारे टर्म को पढ़ा। अब मैंने आपको बताया कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम सारे मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। बहुत ही आसानी से हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बार बार बोला था कि स्टूडेंट्स मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं। ट्रिक आपको पता होगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला ट्रिक, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। और दूसरा क्या था, हाई कोर्ट है आपका। तो खैर हमको ज़्यादा मेटल से यहाँ पे नहीं मतलब है, मेनली फोकस करना है हमको किस पे, ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इन पे फोकस करना है। और ये जो हमारे यहाँ पे जिंक के यहाँ से यहाँ तक जो हमारे मेटल हैं, इनफैक्ट हम यहाँ पे हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये हमारे हो गए मिडिल रिएक्टिव या इसको कहें मॉडरेट रिएक्टिव। ये क्या है, हमारे मॉडरेट रिएक्टिव, ये हमारे मॉडरेट रिएक्टिव हैं। और ये जो हमारे हैं ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव हैं। अब आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कितनी रिएक्टिविटी पे जो है कौन सी प्रोसेस लगती है। पहले एक शार्ट इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ देखेंगे, देन हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आपको डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर बात करें मोस्ट रिएक्टिव जितने हैं तो इसके लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है इलेक्ट्रोलिसिस, वो होती है इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान से देखिएगा, जितने हमारे मोस्ट रिएक्टिव हैं, इनफैक्ट ये भी कवर हो जाएगा, जो हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए मेनली इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग होता है। आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक की हेल्प करके हम किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी हम समराइज कर दें, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, देन इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। और बात करें अगर ये जो मिडिल वाले रिएक्टिव हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं विथ कार्बन। रिडक्शन विथ कार्बन, आप सोचेंगे सर ये कैसे होगा रिडक्शन विथ कार्बन, तो बस इतना याद रखिए, रिडक्शन विथ कार्बन जो हमारे मिडिल वाले रिएक्टिव हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे होता है ये सब। और जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव हैं, क्योंकि ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो इसमें डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इनका हम डायरेक्ट प्यूरिफिकेशन करते हैं, या इसी को हम बोलें तो रिफाइनिंग करते हैं, इसी को रिफाइनिंग कहते हैं। तो ये हमारे ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हमने बता दिया कि जो हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो हमारे मिडिल रिएक्टिव हैं यानी कि मॉडरेट रिएक्टिव हैं वो रिडक्शन विथ कार्बन के द्वारा एक्सट्रैक्ट होते हैं, और जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव है उनका डायरेक्ट हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। क्यों डायरेक्ट प्यूरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि जब वो लीस्ट रिएक्टिव है तो वो कंबाइंड स्टेट में होंगे ही नहीं, बस उनको क्या करना है, पॉलिश वॉलिश लगा के एकदम बढ़िया से चमका देना, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आप लोग देखे होंगे। तो ये हमारा हो गया मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव का कौन सा तरीका होगा, और ये मिडिल वालों का और लीस्ट का। अब हम लोग एक फ्लो चार्ट देखेंगे और ये बातें आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, और कहाँ पे डायरेक्ट प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। जल्दी से ले लिए इसका स्क्रीनशॉट और देन हम लोग फ्लो चार्ट को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मोस्ट रिएक्टिव हमारे मेटल होते हैं वो अलग वे में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा एक्सट्रैक्ट होते हैं। जो मॉडरेट रिएक्टिव हैं वो अलग वे में रिडक्शन ऑफ कोक यानी कार्बन के द्वारा उनको हम निकालते हैं, और जो लीस्ट रिएक्टिव हैं वो क्योंकि फ्री स्टेट में होते हैं तो डायरेक्ट उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं। लेकिन इन सारी प्रोसेस को समझने के लिए एक फ्लो चार्ट जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, मैं उस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा और 100% सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। जो हमारे मेटल हैं वो अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ओर के। आप बोलेंगे सर मिनरल के फॉर्म में, तो माय डियर स्टूडेंट्स ओर एक प्रकार का मिनरल ही तो है। वो मिनरल जहां से मेटल आसानी से कम खर्च में मिल जाए उसी को तो हम ओर कहते हैं। तो मेटल जो होती है वो ओर होती है, ओर के फॉर्म में होती है। अब इस ओर में मेटल के साथ साथ कुछ और भी सब्सटेंस रहते हैं, अकेले मेटल तो रहती नहीं है। जैसे इतने अगर ओर हमको मिल गया और इसमें 1 ग्राम कहीं पे मेटल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेटल के अलावा जो बेस्ट सब्सटेंस होता है, या इसको कहें इंप्योरिटीज, मेटल के अलावा और में जो बेस्ट सब्सटेंस होता है या इंप्योरिटीज जो होती है उसको एक टर्म है गैंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, गैंग। तो आप लोग गंगू मत पढ़िएगा, कुछ स्टूडेंट्स इसको गंगू पढ़ते हैं। तो यानी कि और में मेटल के अलावा जो बेस्ट सब्सटेंस मड के फॉर्म में या इनफैक्ट बोले तो डस्ट के फॉर्म में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग। तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है, इस ओर से इस गैंग को अलग कर देते हैं जिससे और प्योर फॉर्म में रहे।
यानी कि और में वही बचे जहाँ से मेटल हमको मिल जाए, गंदगी ना रहे। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोसेस है, जिसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन, यानी कि हमको ओर का कंसंट्रेशन करना होता है। इसका दूसरा नाम है एनरिचमेंट ऑफ ओर, या तो एनरिचमेंट ऑफ ओर करते हैं या इसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। तो ओर का कंसंट्रेशन कैसे होता है बेसिकली मैं आपको बता दूं, बाकी तो पूरा डिटेल आपको 1 बाय 1 मैं करूंगा ही। कंसंट्रेशन का मतलब ओर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें जिससे मेटल आसानी से मिल जाए, या बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम जो है क्या प्रोसेस कर सकते हैं, हम इसके लिए हीट कर सकते हैं, या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम बारीक कर दें, पाउडर फॉर्म में कर दें। तो वो कौन सी मेटल है वो सारी प्रोसेस उस पर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओर से इसको रिमूव्ड करते हैं, किसको, इम्प्योरिटीज को। और इसको रिमूव्ड करने के लिए क्या करते हैं, इसका कंसंट्रेशन करते हैं, इसको कंसंट्रेट करते हैं। और जब ये कंसंट्रेशन हो जाता है तो हमको मिलता है क्या, ओर। अब देखिए इस ओर को अब क्या करें कि हमको मेटल मिल जाए, ये डिपेंड करेगा कि कौन से मेटल का ये ओर है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब कौन से मेटल का है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर ये हाई रिएक्टिव मेटल है तो अलग प्रोसेस से मेटल निकाली जाएगी, अगर ये लीस्ट रिएक्टिव है तो अलग प्रोसेस है, और मॉडरेट है तो अलग, क्योंकि अभी हमने देखा। तो ओर के जो मेटल होते हैं, यानी कि जो ओर होते हैं वो 3 टाइप मेटल के ओर होते हैं। वो 3 टाइप कौन से हैं वो आप सभी जानते हैं। एक हमारा हो गया ये लीस्ट रिएक्टिव, एक हमारा हो गया लीस्ट रिएक्टिव। अब लीस्ट रिएक्टिव का एक सुंदर सा एग्जांपल दें, सिल्वर, चांदी आप लोग देखे होंगे। फिर ये जो हमारा एक हो गया ये हो गया मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव ये किस पर डिपेंड करेगा कि किस वे में हमको निकालना है मेटल, वो डिपेंड करेगा किस टाइप की मेटल है। मोस्ट रिएक्टिव में सुंदर सा ले लेते हैं हम लोग सोडियम, और बात करें यहाँ पे मॉडरेट, बात करें यहाँ पे मॉडरेट रिएक्टिव, या बात करें मॉडरेट मेटल, जो मेटल बीच में होते हैं, मिडिल में उपस्थित होते हैं। तो हमारा जो जिंक था वो बीचों बीच में उपस्थित था। अभी हमने यहाँ पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखाई थी ना। अब बात करते हैं सबसे पहले मिडिल वाले की, कि इससे हम मेटल को कैसे प्राप्त करेंगे। मिडिल वाले मेटल की अगर ओर है, उसका हमने कंसंट्रेशन कर दिया, यानी कि उसकी गैंग को निकाल दिया। अब गैंग मतलब कुछ और मत समझिएगा, गैंग का मतलब उसकी बेस्ट सब्सटेंस को निकाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हम इसलिए पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और लीस्ट रिएक्टिव में क्या, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं, बस प्यूरिफिकेशन करा देना है। आप देखे होंगे सिल्वर और गोल्ड है, उसको सुंदर करने के लिए क्या करते हैं, बस पॉलिश करते हैं, प्यूरिफिकेशन, क्योंकि वो फ्री स्टेट में है, कंबाइन स्टेट में नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ेगा। और बात करें अगर मोस्ट रिएक्टिव की, तो अभी हमने इधर ही देखा कि जो हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मेटल होते हैं, उनको इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक करंट दे के इसको अपना निकालते हैं। तो ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। ये सिंपल है लेकिन बहुत महंगा है, कॉस्टली है, बट ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आइए देखते हैं कि इसके केस में क्या होगा। तो ये जो हमारे मॉडरेट मेटल के ओर होते हैं ना डियर, ये 2 टाइप के कंसिस्ट करते हैं कंपाउंड। ये 2 टाइप के कंपाउंड अपने आप में कंसिस्ट करते हैं। आप बोलेंगे सर कौन कौन से टाइप के कंपाउंड, तो एक ये जो मेटल होते हैं ये मेटल सल्फाइड देते हैं ये, और 2 टाइप से मेटल को कंसिस्ट किए रहते हैं, या तो मेटल सल्फाइड के फॉर्म में, या तो मेटल सल्फाइड के फॉर्म में, और या तो मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में, या तो मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में। अब मेटल सल्फाइड के फॉर्म में अगर है तो हम जिंक लिए हैं, तो जिंक के केस में ZnS हो जाएगा। हम जिंक के केस में बस जिंक को एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, बाकी जिंक का मतलब यहाँ पे कोई भी मॉडरेट मेटल, कोई भी मिडिल वाली मेटल जहाँ पे रिडक्शन कराना रहेगा, क्योंकि मिडिल वाले में हमने यहाँ पे आपको याद होगा रिडक्शन कराते थे, ऊपर वाले का इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे, और नीचे वाला तो प्योर फॉर्म में रहता ही था, बस उसको क्या प्यूरिफिकेशन कराते थे। तो ये हो गया मेटल सल्फाइड। और मेटल कार्बोनेट का अगर हम लिखें तो हमारा क्या होगा, जिंक कार्बोनेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेटल सल्फाइड है, इससे हमको मेटल प्राप्त करना हो और मेटल कार्बोनेट से तो बहुत टफ पड़ेगा। तो हमको किसी तरह अगर मेटल ऑक्साइड मिल जाए, किसी तरह हमको क्या मिल जाए, मेटल ऑक्साइड अगर मिल जाए हमको, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा और आसानी से हम मेटल निकाल लेंगे। अब मेटल ऑक्साइड कैसे मिले, मेटल ऑक्साइड मिलने के तरीके हैं, कैसे मिलेगा। अगर ये मेटल सल्फाइड, एक प्रोसेस होती है रोस्टिंग, एक प्रोसेस होती है रोस्टिंग की जाए अगर इसकी, तो हमको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। और इधर ये जो मेटल कार्बोनेट है, एक प्रोसेस होती है
कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होती है, अगर ये प्रोसेस की जाए तो मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। यानी कि मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से ही मेटल ज्यादा आसानी से एक्सट्रैक्ट होगा। तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, रोस्टिंग करेंगे, और यहां मेटल कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड कैसे मिलेगा, कैल्सिनेशन करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले बताता हूं कि रोस्टिंग क्या है। स्टूडेंट, जब जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करें तो ये प्रोसेस हमारी रोस्टिंग है। रोस्टिंग मतलब गर्म करना। जब जिंक सल्फाइड को, जिंक सल्फाइड बोले या मेटल सल्फाइड बोले, जब मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करते हैं तो ये प्रोसेस रोस्टिंग होती है और मेटल ऑक्साइड मिलता है। आप बोलेंगे कैसे सर मेटल ऑक्साइड मिलता है, तो मैं दिखा दे रहा हूं। यहां पे हमने लिया जिंक सल्फाइड, यहां पे रिएक्शन कराई O2 की उपस्थिति में और दिया क्या, हीट। तो हमको मिला क्या, हमको यहां मिला जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। तो ये जिंक ऑक्साइड मिला ना, और यही तो है मेटल ऑक्साइड। और वहीं पर बात करें कैल्सिनेशन क्या होता है, तो कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो बिना ऑक्सीजन के ही हीट करते हैं तो मिलता क्या है हमको, ZnO प्लस CO2, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। तो यानी कि हमको मेटल ऑक्साइड मिल गया, यहां पे भी मेटल ऑक्साइड मिल गया और यहां पर भी। तो मेटल ऑक्साइड कैसे मिला, मेटल सल्फाइड की रोस्टिंग किए और मेटल कार्बोनेट की कैल्सिनेशन किए, तो हमको क्या मिला, मेटल सल्फाइड। अब मेटल सल्फाइड मिल गया, अब वो वाली बात याद करिए जो हमने यहाँ पे आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बताई कि जो मॉडरेट मेटल होते हैं वो रिडक्शन द्वारा मेटल देते हैं। अब क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे। अब रिडक्शन मतलब क्या होता है डियर, आपको मैंने पढ़ाया था कि जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद है ना आपको, मैंने बताया था जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो वहां पे रिडक्शन होता है, जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पे रिडक्शन कराना है, यानी कि -O2 ऑक्सीजन रिमूव कर दें। तो अगर हमारे पास यहां पे मान लीजिए जिंक है ZnO और यहां से हमको ऑक्सीजन रिमूव करना है, तो हमारे पास बचेगा क्या, जिंक प्लस ऑक्साइड, जिंक प्लस ऑक्सीजन, और ये मेटल हमारी प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। तो रिडक्शन कैसे कराएं, तो ये जो रिडक्शन होता है ये रिडक्शन विथ कार्बन, इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे लिखा था रिडक्शन विथ कार्बन। इसका मतलब ये है कि ये जो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होता है ये कार्बन का एक एलोट्रॉप्स होता है कोक, या कार्बन का एक फॉर्म होता है कोक, तो ये कोक की उपस्थिति में होता है, या इनफैक्ट कहें ऐसे कार्बन लिख दें। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन रिमूव होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 2ZnO था तो यहाँ पे O2 मिल गया, यहाँ पे 2Zn, तो हमको ऑक्सीजन निकल जाएगा, रिडक्शन होगा और जिंक मेटल मिल जाएगी। ये जो जिंक मेटल मिली ये 90% प्योर रहती है। आप बोलेंगे सर अभी भी मतलब 100% नहीं मिला, नहीं डियर। अब क्या करेंगे, अब ये जो 90% प्योर मेटल मिली है रिडक्शन के बाद, इसका करा देंगे रिफाइनिंग। अब आप सोचेंगे रिफाइनिंग क्या है, प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन, यानी कि मेटल को अब हम शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, ये हमने बोला ना कि अभी आप समरी लीजिए, बाकी सारी चीज़ें मैं अलग से लेक्चर में दूंगा कि प्यूरिफिकेशन क्या है और ये हमारी रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है। तो प्यूरिफिकेशन करेंगे, और जब प्यूरिफिकेशन कर देंगे मेटल की, तो ये जो मेटल 90% शुद्ध थी ये 99% शुद्ध हो जाएगी। 100% तो कभी नहीं मिलेगी आपको, ये 99.9% प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। तो एक बार मैं फिर से इसको समराइज करता हूं, हमारी जो ओर होते हैं वो 3 टाइप के मेटल कंसिस्ट करते होंगे। एक हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल के ओर होते हैं, एक हमारे मॉडरेट रिएक्टिव के ओर होते हैं, और एक हमारे लीस्ट रिएक्टिव के होते हैं। तो जो मॉडरेट वाले हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस द्वारा एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो पहले हम लोग इसको देख रहे हैं। तो मॉडरेट मेटल का बोले तो जिंक हमारा हो गया। मॉडरेट मेटल 2 टाइप के, मॉडरेट मेटल के जो ओर होते हैं वो 2 टाइप के कंपाउंड दे सकते हैं, या तो सल्फाइड फॉर्म में या तो कार्बोनेट फॉर्म में। अगर सल्फाइड फॉर्म में है तो ZnS ले लिए, यहाँ पे ZnCO3 ले लिए। अब हमको यहाँ से मेटल ऑक्साइड बनाना है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से बहुत ही आसानी से हम रिडक्शन करा के मेटल को पा सकते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस की है, रोस्टिंग की। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग में हम जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करते हैं। तो हमको ZnO मिला, जिंक ऑक्साइड और SO2। तो SO2 से मतलब ही नहीं, हमको जिंक ऑक्साइड से मतलब है। और यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन कराते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के डायरेक्ट हीट कर देते हैं। तो हमको मिल गया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो वो प्रोसेस कौन सी होती है, रिडक्शन प्रोसेस। किसकी उपस्थिति में, कार्बन के। तो हमने रिडक्शन कराया, जिंक मेटल मिली। अब जो यहाँ पे जिंक मेटल मिली 90% प्योर है। अब इसको एकदम प्योर करने के लिए क्या कि इसको खूब धो डाले। प्यूरिफिकेशन मतलब छान दिए या कोई ना कोई प्रोसेस किए, तो ये प्यूरिफाइड हो गया, और इसी को रिफाइनिंग कहते हैं। तो आई होप ये मॉडरेट मेटल का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लीस्ट रिएक्टिव।
स्टूडेंट्स जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं इसके जो और होते हैं वो मोस्टली सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। वो मोस्टली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सल्फाइड। इसके जो फॉर्म होते हैं वो मोस्टली मेटल सल्फाइड। या तो वो एकदम फ्री स्टेट में पाए जाएंगे तब तो डायरेक्ट प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, और या तो वो मेटल सल्फाइड टाइप के कंपाउंड ही देते हैं। तो मेटल सल्फाइड में हमने जो जो किया ये आपको पता है ना। मेटल सल्फाइड में पहला स्टेप में हम क्या करते थे? रोस्टिंग। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे? रिडक्शन। और तीसरे स्टेप में क्या करते थे? रिफाइनिंग। तो मेटल, ये देखिए लीस्ट रिएक्टिव मेटल के एक्सट्रैक्शन में हम 3R का यूज करते हैं। इस R का मतलब रोस्टिंग, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करेंगे, देन हमको मिलेगा मेटल ऑक्साइड, उसका क्या करेंगे? रिडक्शन कराएंगे, दूसरे R का मतलब। और रिडक्शन के बाद मेटल 90% प्योर मिलेगी, उसका क्या करेंगे? रिफाइनिंग कराएंगे। यानी कि जो प्रोसेस ये मेटल सल्फाइड देता था वही सेम प्रोसेस लीस्ट रिएक्टिव मेटल सल्फाइड टाइप के अगर और हैं तो देगा, और अगर डायरेक्ट फ्री स्टेट में मिले हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तो कैसे ये सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा? AgS आपको पता होगा मिलता है, AgS मिलता है, तो उसके लिए हमने दिखाया। अब बात करते हैं मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव का मतलब सोडियम। अब सोडियम का मान लीजिए NaCl के फॉर्म में हमको मिला है। सोडियम हमको NaCl के फॉर्म में मिला है क्योंकि साल्ट समुद्र में पाए जाते हैं। अब यहाँ से हमको सोडियम निकालना है तो हम एक प्रोसेस करते हैं, बहुत ही फेमस है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर दिए, डायरेक्ट हमको सोडियम मिल गया, और यहाँ पे हम क्यों इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किए? माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये केमिकल बेस से पॉसिबल था, बट ये केमिकल बेस से पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से पॉसिबल है। और ये इसलिए यहाँ पर नहीं यूज करते ये वाली प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। तो अगर इसके लिए कोई और तरीका ही नहीं है, इसलिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं, और इसके लिए बहुत सारे केमिकल तरीके, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप आपको मोस्ट रिएक्टिव के लिए क्या रूल अपनाते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, देन हमको क्या करना रहेगा? प्यूरिफिकेशन। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्यूरिफिकेशन, या उसी को हम रिफाइनिंग कहते हैं, वो करवा दिए, देन हमको सोडियम मेटल मिल जाएगी। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है? कुछ ऐसी प्रोसेस होती है, करंट देते हैं कि Na+ में Na हमारा मेटल के फॉर्म में निकल जाता है और क्लोरीन अलग। अब ये कैसी प्रोसेस है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है। एक बार मैंने अभी आपको समरी दी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल देखेंगे रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, और ये हमारा ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, और यहाँ पे हमने एक प्रोसेस और देखी, रिडक्शन कैसे होता है। तो ये सारी प्रोसेस स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे। मेरा मेन मकसद था आपको ये फ्लो चार्ट एक्सप्लेन हो जाए, जिससे NCERT में जो दिया है वो आप याद कर सकें। और आई होप आपको ये याद हो गया होगा, वीडियो को 2 बार देखिएगा 100% याद होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही वीडियो लेक्चर मैं आपको देता रहूंगा। बस आप क्या करिए, पढ़ते रहिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।